भारत की भौगोलिक विशेषताएं, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे द्वीप और द्वीप समूह की। देखिए, एक शब्द है द्वीप, इंग्लिश में कहते हैं इसको आइलैंड। एक होता है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। एक होता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। पेनिनसुला। अब ये द्वीप किसे कहते हैं? ऐसी जमीन जिसके चारों ओर पानी हो, ये द्वीप कहलाएगी। क्या हुई द्वीप की परिभाषा? ऐसी जमीन जिसके चारों ओर पानी हो, ऐसा स्थल भाग, ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल हो, उसे द्वीप कहते हैं। एक होता महाद्वीप। यही अगर द्वीप को हमने क्या कहा कि ऐसी जमीन जिसके चारों ओर पानी हो, लेकिन यदि वो जमीन बहुत विस्तृत हो, तो मान लो विस्तृत जमीन हो, तो उसे कहेंगे महाद्वीप। यानी ऐसा विस्तृत भूभाग जिसके चारों ओर पानी होता है, उसको कहते हैं महाद्वीप। और इस पृथ्वी का जो स्थल भाग है, उसको 7 भागों में बांटा गया है। यानी 7 ऐसे भाग है जिनके चारों ओर पानी है, या 2 ऐसे हैं जिनके 3 ओर पानी है ना भाई। यूरोप और एशिया में स्थिति क्या है कि दोनों के बीच की जो रेखा है, जो जिससे पार्टीशन किया गया है, वहां पानी ना होकर यूराल पर्वतमाला है। तो वो भी एक प्राकृतिक सीमा ही है, प्राकृतिक रूप से बंटवारा हो रखा है दोनों महाद्वीपों का। तो ये भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अपने को क्या जानना है यहाँ कि द्वीप का मतलब ऐसी छोटी जमीन जिसके चारों ओर पानी हो, उसे द्वीप कहते हैं। ऐसी विस्तृत जमीन जिसके चारों ओर पानी हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। तो फिर प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब ऐसी जमीन जिसके 3 ओर पानी हो। ये प्रायद्वीप कहलाता है। ऐसा भूभाग जिसके 3 तरफ पानी हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा भूभाग जिसके 3 तरफ पानी हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। जिसे भारत, देखो ये क्या है? अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, 3 ओर पानी है ना इस भारत के, इस भूभाग के। तो इस भारत के जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत। आज अगर आपसे कोई कहे कि प्रायद्वीपीय भारत से आप क्या समझते हैं, तो उसका मतलब यह है कि भारत का दक्षिणी भाग इस प्रकार बना हुआ है कि उसके 3 तरफ पानी है, इसलिए उस दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो प्रायद्वीप का मतलब समझ गए? प्रायद्वीप, महाद्वीप और द्वीप। एक होता है उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट। भारत एक उपमहाद्वीप है, यानी महाद्वीप के अंदर ही एक ऐसा भाग, महाद्वीप के अंदर ही एक ऐसा छोटा भूभाग जो प्राकृतिक रूप से सीमाबद्ध हो। यानी उस मान लीजिए कोई बड़ा भूभाग है, इसके अंदर एक छोटा भूभाग ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से सीमाबद्ध है, प्राकृतिक की सीमाएं बनी हुई है। जैसे पानी है एक तरफ पर्वत है। जैसे भारत की स्थिति है, तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? देखो भारत में उत्तर बिल्कुल इधर चलेंगे, यहां से यहां, ये पूरा पर्वतों से पेक है एकदम। पर्वतमाला यहाँ कराकोरम आ गई, ये हिमालय आ गया, फिर पूरा ही ऐसे नीचे चलेंगे। ये भी भारत और म्यांमार के बीच में भी जो सीमा बनी हुई पर्वतों ने बनाई है। तो पर्वतों ने, यानी प्रकृति ने ही विभाजन कर रखा है भारत का इस एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप के शेष भाग से भारत अलग थलग है, और अलग थलग किसने किया है? प्रकृति ने। उत्तर में क्या दे दिया? पूर्व में उत्तर में क्या है? पर्वतमालाएं,
तो पर्वतमालाओं से अलग हो गया दूसरे देशों से, शेष एशिया से, और नीचे पानी है बिल्कुल तीन और, तो पानी है तो इसका मतलब पानी से भी दूसरे देशों से अलग हो गया, एशिया महाद्वीप के शेष भाग से अलग हो गया, इसलिए भारत को भी उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक के साथ सांस्कृतिक तत्व भी देखा जाता है। भारत की जो संस्कृति है एशिया के शेष देशों से अलग है। भारत में जो सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है वो दूसरे देशों में नहीं मिलेगी, एशिया के और भागों में नहीं मिलेगी। अभी यूरोप की बात करें तो यूरोप में जैसे कई देश है, अब फ्रांस के जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो इंग्लैंड में मिल जाएगी, या आपको इटली में भी देखने को मिलेगी, पुर्तगाल में भी देखने को मिलेगी, लेकिन भारत में ऐसा यहाँ नहीं है। एशिया महाद्वीप में जो भारत का जैसे दीपावली का त्योहार है तो ऐसा नहीं कि उसको चीन में मनाया जा रहा है, लेकिन क्रिसमस है जैसे, तो क्रिसमस इटली के लोग भी मना रहे हैं, पुर्तगाल के भी मना रहे हैं, इंग्लैंड के भी मना रहे हैं। तो एक सांस्कृतिक एक रूपता होती है पूरे देश में, उसकी जो सांस्कृतिक विशेषता होती है वो अन्य महाद्वीप के शेष भाग के जो देश हैं उनसे अलग होती है। तो ये उपमहाद्वीप में मैंने आपको पहले बताया था, उपमहाद्वीप का मतलब प्राकृतिक रूप से अलग थलग हो बिल्कुल एक भूभाग महाद्वीप के अंदर ही, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे भारत है, प्रायद्वीप हो गया द्वीप, और ये महाद्वीप हो ही गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द्वीप की। अब द्वीप यानी जो आइलैंड होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं तटीय द्वीप, तटीय द्वीप, और दूसरे होते हैं दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ मतलब डिस्टेंट आइलैंड्स, और कोस्टल आइलैंड्स यानी तटीय द्वीप। अब भारत, चूंकि भारत की भौगोलिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना, तो यहां भारत के बारे में बात करेंगे। अब तटीय द्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसे द्वीप, देखो ये भारत का तट है, ये जो ब्लैक लाइन चल रही है ये क्या कहलाती है? तट रेखा है, या यो कहेंगे ये तट है। तट का मतलब होता है समुद्र और स्थल का मिलन बिंदु, जमीन और पानी का मिलन बिंदु, जहां दोनों स्पर्श करते हैं वो तट कहलाता है, या उसको तट रेखा कहते हैं। तो ये जो तट है भारत का, ये देखो ब्लैक लाइन चल रही है, ये तट है पूरा। ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट है, ये पूरा का पूरा पश्चिमी तट बताया हमने आपको, ये पूर्वी तट। तो मैं क्या बता रहा हूं, तटीय द्वीप किसे कहते हैं? ऐसे द्वीप जो इस तट रेखा के नजदीक होते हैं, इस तट के नजदीक होते हैं, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस होती है बस, उनको कहते हैं तटीय द्वीप, जो तट के नजदीक होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये इस मुख्य भूमि के ही भाग होंगे, इस मुख्य भूमि की, ये जो मेनलैंड आपको दिखाई दे रही है भारत की, इस मेनलैंड के इस मुख्य भूमि के ही टुकड़े होते हैं। समझिए, तटीय द्वीपों की विशेषता ये होती है। आगे चलते हैं दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ द्वीप का मतलब ऐसे द्वीप जो ये मुख्य भूमि होती है, इस मुख्य भूमि से काफी दूरी पे होते हैं, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां लक्षद्वीप समूह, अभी बताते हैं लक्षद्वीप को, पूरा बताएंगे इसका भी। तो ये लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ऐसे द्वीप समूह है या ऐसे द्वीप है जो तट से यानी काफी दूर है। समझे आप? तो इसलिए इनको कहते हैं दूरस्थ द्वीप। 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर ऐसी दूरी पे लक्षद्वीप वगैरह ये अंडमान निकोबार। तो इनको क्या कहते हैं? दूरस्थ द्वीप, यानी बहुत दूरी पर स्थित है। किससे दूर? इस मुख्य भूमि से दूर। दूर का मतलब सूर्य से दूर नहीं है। दूरी किससे नाप रहे हैं अपन? कि ये जो मुख्य भूमि है ना इनके पास, इस मुख्य भूमि से बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए इनको दूरस्थ द्वीप कहेंगे, डिस्टेंट आइलैंड्स। तो अब बात करते हैं भारत के तटीय द्वीपों की। तो जो मुख्य है
और देखो आप विशेष ध्यान रखें कि ये जो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है ये किसके लिए है, पटवार परीक्षा और अन्य जो परीक्षा है इसके समकक्ष उनके पेपर के स्टैंडर्ड के अनुसार, है ना। तो उतनी ही बात हम करेंगे, यहाँ ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, जितने जरूरी अपने द्वीप है जो अपने आ सकते हैं एग्जाम में उन्हीं की बात करेंगे, फालतू वो डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ बात उतनी होगी कि अपनी जरूरतें पूरी हो जाएगी। अब यहाँ तटीय द्वीप में चलेंगे, उधर से मैं आपको यहां से लेकर चल रहा हूं पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा में ये बांग्लादेश, ये भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहां से चलेंगे। सबसे पहले आता है न्यूमूर द्वीप। तो न्यूमूर द्वीप यहां पर है, न्यूमूर द्वीप यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित जो द्वीप है उससे कहते हैं न्यूमूर द्वीप। क्या नाम है उस न्यूमूर द्वीप का? देखो इसकी विशेषता क्या हुई, भारत प्लस बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में। यह फैक्ट याद रखना इसके बारे में कि न्यूमूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, पहली बात। दूसरी बात, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है ये। और पहले तो इसका विवाद भी था, अभी विवाद तो खत्म हो गया। ये यहां पे पड़ता है, देखो इधर बांग्लादेश आ रहा है, इधर भारत आ रहा है, तो ये नजदीक है। तो कभी बांग्लादेश कहता है कि नहीं हमारे सामने, ये तो हमारा है, हमारी बांग्लादेश की मुख्य भूमि का भाग है, उसका टुकड़ा है। तो भारत कहता नहीं हमारा टुकड़ा है। तो ऐसे विवाद भी था, लेकिन वो तो उसका विवाद का तो अभी पिछले कुछ सालों से विवाद तो खत्म हो गया। लेकिन विवाद खत्म होने के साथ ही ये द्वीप भी खत्म हो गया, है ना। अभी इसको 2-3 सालों से इसको देखा नहीं जा रहा द्वीप को, इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि ये पानी में डूब गया है। पानी में क्यों डूबा? जलवायु परिवर्तन की वजह से। जलवायु परिवर्तन का मतलब समझते हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ना। जलवायु का मतलब क्या होता है? तापमान, वर्षा, वायुदाब, इसे कहते हैं जलवायु। तो जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन, वायुदाब में परिवर्तन, वर्षा में परिवर्तन, इसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप जानते हैं भाई। वायु जैसे वायु प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी या धरातल पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, CO2 की मात्रा बढ़ेगी। तो CO2 क्या करती है? गर्मी का अवशोषण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, CO2 की जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसकी भी मात्रा बढ़ रही है। यातायात के साधन है या जिसे ताप विद्युत केंद्र है, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण। तो ये क्या होता है कि तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है? ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघल रही है। अंटार्कटिका, जैसे अंटार्कटिका की बर्फ कम होती जा रही है, ये उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल रही। बर्फ पिघलने से पानी पिघल कर कहां आएगा? समुद्र में आएगा ना। तो समुद्र में आने से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, उसका समुद्र तल ऊंचा उठ रहा है, यानी अब जो नीचे द्वीप है वो डूब रहे हैं। तो ये न्यूमूर भी उसी का शिकार है। यानी न्यूमूर द्वीप आज की तारीख में आप जाओगे, इसी के नजरे नहीं आएगा, डूब चुका पानी में। अभी 3-4 साल ही हुए हैं, अभी पता लगा इसका। तो अमेरिका की एक एजेंसी है, उसने पता लगाया कि न्यूमूर द्वीप तो रहा ही नहीं, अब खत्म हो गया। तो खत्म हो गया ना, निर्जन द्वीप था ये, यहाँ कोई मानव आबादी नहीं थी, केवल जंगल थे, पहले भी कोई इंसानी आबादी यहाँ नहीं थी। तो न्यूमूर द्वीप आज की तारीख में डूब चुका है। और रीजन क्या रहा है? समुद्र तल ऊंचा उठने से, यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से। दूसरी बात करेंगे हम इधर गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर का नाम सुना होगा आपने। गंगा सागर वह स्थान जहां गंगा सागर में समा जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? गंगा नदी जिस जगह बंगाल की खाड़ी में मिलती है, गंगा नदी का मुहाना, गंगा नदी का डेल्टा, उस जगह स्थित है ये सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। गंगा सागर द्वीप का देखो, यहां है इसकी लोकेशन, कलकत्ता के पास में है ये। और ये गंगा सागर है पश्चिम बंगाल में। और इसका धार्मिक महत्व ये है कि यहाँ पर
प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पे अच्छा खासा मेला लगता है, काफी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, हजारों मतलब ये मानो 1 लाख तक भी हो जाते हैं। तो ये गंगा सागर है और इसका धार्मिक महत्व है गंगा नदी की वजह से, क्योंकि गंगा को भारत में पवित्र माना गया है। गंगा यहाँ खत्म हो जाती है, यानी यहाँ पर गंगा सागर में समा जाती है, इसलिए इस द्वीप के चारों ओर पानी है। और ये कौन सा, गंगा नदी का मानो एक तरह से गंगा का पानी है जो समुद्र में मिल गया है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल गया है, तो इसलिए इसको गंगा सागर द्वीप कहा गया है। ये भी सागर द्वीप है, नजदीक ही है, उसकी ज्यादा दूर नहीं है तट से। और इसकी विशेषता भी क्या हुई कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। क्या ध्यान रखेंगे इसके बारे में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता के पास है ये, बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता के पास, कोलकाता के पास, और पश्चिमी बंगाल के सामने वाले जलीय क्षेत्र में, ये जिसे भी आप समझे इसको, ये पश्चिमी बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल है ये, पश्चिम बंगाल के सामने वाला जल क्षेत्र उसमें स्थित है ये गंगा सागर, न्यूमोर, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक आता है उधर से तटीय द्वीप में ही अब्दुल कलाम द्वीप, इसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, वैसे ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या था इसका नाम, ये इसका पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप, व्हीलर। ये आप देख रहे हैं यहां पर है ये व्हीलर द्वीप, चलो इसको यहां बना देते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप। बंगाल की खाड़ी में है और ओडिशा का एक चांदीपुर नामक स्थान है, कस्बा है, उसके पास है ये, लेकिन है कहां, बंगाल की खाड़ी में। ये पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, और ब्राह्मणी नदी आती है इधर से, ब्राह्मणी नदी राजस्थान में भी है वैसे एक ब्राह्मणी नदी, चित्तौड़गढ़ जिले में, लेकिन ये एक वहां भी है ब्राह्मणी नदी। ये जो ब्राह्मणी नदी आ रही है ना, उसके मुहाने पर स्थित है ये, माउथ ऑफ रिवर ब्राह्मणी, यानी उसके मुहाने का मतलब जहां ये मिलती है उसी जगह व्हीलर द्वीप है, जिसका अब नाम एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ होने के बाद इसका नाम रख दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप। अब क्या, ये छोटा है द्वीप, लेकिन इसका महत्व क्या है, ये 10 किलोमीटर दूर है यहां से तट से। कितनी डिस्टेंस है इसकी तट से, 10 किलोमीटर। अब ये द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से क्या किया जाता है, भारत में प्रक्षेपास्त्रों, मिसाइल्स का टेस्टिंग होता है यहां, यानी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स, ये यहां से होता है। जैसे प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाते हैं ना, कि पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को छोड़ा गया चांदीपुर के निकट व्हीलर द्वीप से, ऐसे आता ना अखबार में, तो वो जो प्रक्षेपास्त्र छोड़ा जा रहा है चांदीपुर के निकट से, वो इस द्वीप से छोड़ा जाता है, उसके चारों ओर पानी है, यानी प्रक्षेपास्त्रों का जो परीक्षण कर रहे हैं वो पानी के अंदर करते हैं। अंदर का मतलब ऐसा नहीं पानी के भीतर कर रहे हैं, यानी ऐसी जमीन से प्रक्षेपास्त्र को छोड़ा जा रहा है जिसके चारों ओर पानी होता है, ताकि ऊपर से गिर भी जाए, बाय द वे फेल भी हो जाए सिस्टम, तो आबादी, चूंकि यहाँ कोई आबादी नहीं व्हीलर द्वीप पे, वैज्ञानिकों के क्वार्टर वगैरह ये बने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो वो फेल भी हो गए, नीचे भी गिरे तो कोई जनहानि नहीं हो, इसलिए प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण जो किया जाता है वो इस बंगाल की खाड़ी में किया जाता है, इस द्वीप से किया जाता है, यहां से छोड़े जाते हैं प्रक्षेपास्त्र। तो एपीजे अब्दुल कलाम चूंकि मिसाइल मैन कहलाते हैं, भारत के मिसाइल मैन कौन कहलाते हैं, अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब्दुल कलाम के निधन के बाद उनके नाम पर रख दिया गया इस द्वीप को।
पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था। और भारत में प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाते हैं, यहां से परीक्षण किया जाता है उनका। छोड़ने का मतलब क्या है, अभी जैसे चीन पे प्रक्षेपास्त्र छोड़ना है तो ऐसा नहीं कि यहां से यहां लाकर छोड़ेंगे उसको, तो वहीं लद्दाख लेह से छोड़ देंगे, कारगिल से छोड़ देंगे, शिमला से छोड़ देंगे, है मनाली से छोड़ देंगे। लेकिन वो तो अटैक वाली बात हुई। जो परीक्षण, मैं क्या बोल रहा हूं, परीक्षण टेस्टिंग जो करते हैं, वो टेस्टिंग यहां से की जाती है अब्दुल कलाम द्वीप से। तो ये 10 किलोमीटर द्वीप दूर है। और इस ओडिशा के निकट चांदीपुर, ओडिशा में ही है चांदीपुर, और ओडिशा में ही ब्राह्मणी नदी बह रही है। तो ओडिशा में चांदीपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में है, इसे कहते हैं व्हीलर द्वीप। चलिए साहब, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं श्रीहरिकोटा। नाम सुना होगा आपने, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ये द्वीप वैसे आंध्र प्रदेश का भाग माना जाता है और वैसे है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश, और बंगाल की खाड़ी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश में पहली बात, बंगाल की खाड़ी में। और एक बात इसमें ये भी जानेंगे कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर, आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ये फैक्ट्स है इसके बारे में। अभी आपको लोकेशन यहां दिखाते हैं इसकी। ये देख रहे हैं ना, यहां देखो, ये तमिलनाडु है और ये है आंध्र प्रदेश, ये एपी और ये तमिलनाडु टीएन, है ना। ये दोनों की सीमा है यहां पर। इस सीमा में बिल्कुल नजदीक यहां है किसके, बंगाल की खाड़ी के अंदर, यानी इस तट से 2 किलोमीटर अंदर ही है। कितना दूर है, तट से 2 किलोमीटर दूर है बंगाल की खाड़ी में। इससे कहते हैं श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। नाम सुना होगा आपने, अक्सर आता रहता है इसका नाम। और इसलिए आता है कि यहां क्या है, इसकी खास विशेषता क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपसे कोई पूछ लेगी, चलो बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है, तो श्रीहरिकोटा में है। तो फिर होता क्या है यहां काम, हमने आपको वहां बताया व्हीलर द्वीप में या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में, तो हमने बताया कि मिसाइलें छोड़ी जाती है वहां से, यानी उनका परीक्षण किया जाता है। यहां क्या होता है, यहां किसका परीक्षण होता है, या क्या और कोई काम होता है, यहां बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा काम होता है जिस काम के लिए सारी दुनिया में भारत की ख्याति फैली हुई है, अभी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कौन सा, उपग्रह प्रक्षेपण। यानी यहां क्या काम होता है, उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं यहां पर, उपग्रह प्रक्षेपण। क्या कार्य होता है यहाँ, उपग्रह प्रक्षेपण। जितने भी उपग्रह भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो सभी यहीं से छोड़े जाते हैं। लॉन्च पैड यहीं लगा हुआ है, बहुत लंबा सा होता है एक जो, जिसे चंद्रयान गया तो आपको मालूम है कहां से छोड़ा गया, उसको भारत की भूमि से छोड़ा गया ना, तो यहां से गया वो, श्रीहरिकोटा से है। जितने भी उपग्रह, 104 उपग्रह छोड़े गए अभी, जिसमें कई देशों के थे, अमेरिका के भी थे और भी थे, यूरोप के थे, अफ्रीका के कुछ देशों के थे। तो वो जो 104 उपग्रह छोड़े गए ना, वो यहां से छोड़े गए,
श्रीहरिकोटा से। तो याद रखेंगे, भारत में उपग्रहों को जो छोड़ा जाता है जिस स्थान से अंतरिक्ष में, उस स्थान का नाम है श्रीहरिकोटा। वो एक द्वीप है। क्या है वो? द्वीप। यानी उसके चारों ओर पानी है और उसकी जो यहां से दूरी है द्वीप कहां से, तट से, वो लगभग 10 किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। प्रशासनिक रूप से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है श्रीहरिकोटा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में है। लेकिन दोनों की सीमा पर तो स्थित है, लेकिन हिस्सा किसका है? आंध्र प्रदेश का। वो द्वीप किसके हिस्से में आ रहा है? आंध्र प्रदेश के हिस्से में। तो ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये एक झील के अंदर है। वैसे आपको बता देते हैं, इतना डीप वैसे आने की संभावना नहीं है इसमें, पटवारी के एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। फिर भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पुलिकट झील है। इस तरह है ये, जिसे ये है भारत की सीमा, तो यहां है, ये है तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश। दोनों की सीमा पर एक झील बनी हुई है। इस तरह से ये झील बनी है, पुलिकट झील। तो ये झील क्या है? ये झील 90% तो है आंध्र प्रदेश में, 10% है तमिलनाडु में। तो इस पुलिकट झील, ये पुलिकट झील, पुलिकट, इस पुलिकट झील के यहां बना हुआ है श्रीहरिकोटा, है ना। अब हरिकोटा यहां स्थित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के बीच में स्थित है ना। यहां तट के निकट भी झीलें होती है, चिल्का झील है, जैसे भी बताएंगे आपको ओडिशा में। ऐसे ये पुलिकट झील है, समुद्र तट के निकट भी झीलें होती है। तो ये जो झील है यानी समुद्र से जुड़ी हुई है झील, यानी समुद्र के पानी में इस झील के पानी में कोई फर्क नहीं है। टेस्ट दोनों का, ये भी खा रहा वो भी खा रहा है। ऐसा नहीं कि अपने जैसे फतेह सागर झील उदयपुर की तरह मीठा पानी हो, वैसा नहीं है। खारी पानी की है झील तो, लेकिन ये समुद्र से लगती हुई इसलिए खारी है। तो ये झील तटीय झील कहलाती है, तट के निकट होने से। तो ये पुलिकट झील, इस पुलिकट झील के अंदर श्रीहरिकोटा है। हरिकोटा यानी ये बंगाल की खाड़ी पूरी, तो श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील ये इसके बीच में स्थित है। तट से लगभग 10 किलोमीटर है ये। और चूंकि इसका महत्व, हरिकोटा 2 किलोमीटर ही है, 10 किलोमीटर नहीं, वो है 10 किलोमीटर तो अब्दुल कलाम द्वीप, ये 2 किलोमीटर ये तट से। अब आपको डिस्टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा वहां। 2 किलोमीटर डिस्टेंस है यहां से तट से, तो 2 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ा महत्व इसलिए है कि विज्ञान और आपके जो करंट अफेयर्स टॉपिक सिलेबस में उनसे संबंधित है ये श्रीहरिकोटा। और यहाँ इस भूगोल से भी है, क्योंकि यहां से भारत के सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं। चंद्रयान जो छोड़ा गया 2008 में, वो यहीं से छोड़ा गया। मंगलयान 2013 में जो छोड़ा गया, वो भी यहीं से छोड़ा गया। सारे के सारे उपग्रह यहां से छोड़े जाते हैं, इसलिए इसको एकदम याद रखना, श्रीहरिकोटा को, एक द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। हरिकोटा के बाद और कौन से तटीय द्वीप है, यानी जो तट के निकट स्थित है? तो आगे आएंगे पंबन द्वीप या पाम्बन द्वीप। पाम्बन, एक है राम सेतु और एक दीव, जो इंपॉर्टेंट है वैसे। तो दीव पे चलेंगे। अभी मैं आपको पाम्बन और राम सेतु की बात अभी थोड़ा बाद में करेंगे। उससे पहले एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, खाड़ी क्या होती है, क्योंकि खाड़ी के साथ इनको पढ़ा जाएगा, तब ये समझ में आएगा आपके। इसके साथ, ये दोनों द्वीपों के साथ दूसरे तथ्य भी जुड़े हुए हैं, जिनको भी समझना और याद करना जरूरी है। तो पहले बात करते हैं, इस द्वीप पे चलते हैं सीधे अपन। आप ये देख रहे हैं गुजरात, गुजरात के नीचे ये द्वीप है। दीव, ये वही दीव है जो आप दमन और दीव बोलते हैं। यानी आज जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, दमन व दीव तथा दादरा और नगर हवेली, उसी का ही दीव है ये।
तो द्वीप एक द्वीप है, गुजरात के तट के पास ही है। ये बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, ये दोनों अभी मैं पेंडिंग रखता हूं, उसके बाद बात करेंगे। थोड़ा एक कंसेप्ट लेते हैं। देखो, एक है खाड़ी। ये खाड़ी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। खाड़ी का मतलब ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर पानी से घिरा हो, तीन ओर स्थल से घिरा हो, पानी से नहीं, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर स्थल से घिरा हो। जैसे ये कोई जलीय क्षेत्र है ना, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन और इधर भी जमीन, इसे कहेंगे खाड़ी। एक शर्त। दूसरी शर्त ये होती है इसकी खाड़ी कहलाने के लिए, ये मुख्य समुद्र से जुड़ी हुई रहती है हमेशा। जो मेन महासागर है उससे इसका कनेक्शन रहता है, कहीं ना कहीं अलग थलग नहीं होती है। ऐसा नहीं सांबर झील की तरह कहीं महाद्वीपों के अंदर है, महाद्वीपों के अंदर खाड़ियां नहीं होती। खाड़ियां होती है समुद्र का ही भाग होती है, और उनकी संरचना क्या कि तटों के निकट होती है। ये ज्यादा गहराई भी नहीं होती इनकी, तटों की निकट होती है। तो तट के निकट होने से क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है वहां खाड़ी की कि तीनों ओर उसकी जमीन हो जाती है, तो उससे फिर खाड़ी कहते हैं उस जलीय संरचना को। खाड़ी किसका नाम है? ये जलीय भाग, ये भाग कहलाता है खाड़ी, और उसके तीन ओर जमीन होती है। अब यहां भारत में कौन कौन सी खाड़ियां हैं? नंबर 1 पे आएंगे आप। यहां ये जो भाग है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये कहलाती है कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? कच्छ की खाड़ी, याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखो, आप देख रहे हो ना इसे, ये कच्छ की खाड़ी, ये पानी कांदला बंदरगाह है यहां पर, और ये जो खाड़ी है ये क्या है? अरब सागर। अरब सागर फिर नीचे महासागर से जुड़ा हुआ है। कौन से? हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, ऐसे कनेक्शन है। ये अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, यहां ये पूरा अरब सागर, और ये कच्छ की खाड़ी। तो खाड़ी कुल मिलाकर महासागर से जुड़ी हुई है। तो ये खाड़ी है ना, इसके तीन और जमीन है। देखो, ये जमीन, ये जमीन और ये जमीन, इसलिए इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। इसका नाम क्या रखा गया है? कच्छ जिला यहां पास, इसलिए इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं। नीचे चलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहां भी एक खाड़ी बन रही है। ये पानी पानी है ना यहां, ये पानी। अब इस पानी की स्थिति क्या बन रही है कि इधर भी जमीन, इधर भी जमीन और उधर भी जमीन, तीन तरफ जमीन है। तो ये भी एक खाड़ी कहलाता है, ये जलीय क्षेत्र। और ये भी अरब सागर से जुड़ा हुआ है, फिर अरब सागर, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे इसका नाम है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, याद रखना नाम। यानी खंबात की खाड़ी कहां हुई? गुजरात तट के निकट, गुजरात तट पे। गुजरात तट के निकट है ये खंबात की खाड़ी, और ये भी गुजरात तट पे है, ये भी याद रखना है। गुजरात के तट पर है ये। यानी इस खाड़ी से लगता हुआ जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। ये इसे याद रखेंगे। खंबात की खाड़ी हो गई। अब नीचे चलेंगे, देखो एक ये आप देख रहे हैं यहां पे, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह सब इसमें है। तो ये बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी इसे कहते हैं पूरे कोई, यहां तक बंगाल की खाड़ी है। फिर नीचे हिंद महासागर शुरू हो जाता है, यहां से जहां भारत की मुख्य भूमि समाप्त होती है वहां से हिंद महासागर शुरू, वो जलीय क्षेत्र। जबकि ये सभी कनेक्टेड है आपस में जुड़े हुए हैं। ये खाड़ियां, ये सागर, ये खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर, ये सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग जगह अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसे बंगाल की खाड़ी को, यहाँ खाड़ी क्यों कहा गया इस जलीय क्षेत्र को? उसका नाम बंगाल की खाड़ी रखा गया। पहली बात तो खाड़ी क्यों बना? खाड़ी इसलिए बना कि तीन और जमीन है, ये जमीन, ये जमीन और ये जमीन, इधर म्यांमार आ रहा है ना, तो इसलिए खाड़ी कहलाया ये एरिया हिंद महासागर का। ये जो एरिया है
ये क्षेत्र है क्या कहलाया, खाड़ी, क्योंकि तीन और जमीन है। अब ये इसको बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे बंगाल स्टेट था, ये बंगाल है ना, अब तो बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन पहले क्या था, दोनों एक ही थे, दोनों यानी बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल, जो आज वाला भारत का पश्चिम बंगाल, ये दोनों ही मिलाकर बंगाल कहलाते थे। ये तो आजादी के बाद ही 1947 में ये अलग हो गया भारत से, तो ये पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, और फिर बाद में 1971 में ये बन गया बांग्लादेश, अलग देश। तो पहले यानी 1947 से पहले दोनों ही एक हुआ करते थे, इसको बंगाल कहते थे। बंगाल के सामने पड़ रहा है ये जलीय क्षेत्र, ये खाड़ी, इसलिए इस खाड़ी को क्या नाम दे दिया गया, बंगाल की खाड़ी। और खाड़ी क्यों है, जो आप समझ गए, इसके तीन और जमीन है। ये बात हो गई बंगाल की खाड़ी की, तो याद रखेंगे इसको, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि ये सागर वाली क्या बीमारी है, अरब सागर, ये पूरा अरब सागर कहलाता है यहां तक, फिर नीचे हिंद महासागर आता है। सागर महासागर का ही हिस्सा होता है, सागर महासागर का, इंग्लिश में कहते हैं उसको सी, सागर को क्या कहेंगे, सी, और महासागर को कहते हैं ओशियन। ओशियन तो भारत विश्व में कितने हैं, पांच ओशियन है, और सागर तो कई हैं। सागर क्या होता है, महासागर का ही एक हिस्सा होता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, यहां इसको हिंद महासागर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो महासागर है उसकी विशेषता इन सागरों में नहीं होती। कौन सी, महासागर बहुत गहरा होता है, सागर इतने गहरे नहीं होते। क्या समझे, सागर, अभी जैसे मछली पकड़नी है, तो ये जो मछुआरे हैं इस तटीय इलाके की, बस ये सागरों में जाएंगे, ऐसा नहीं हिंद महासागर में चले गए नीचे। हिंद महासागर में मछली पकड़ना आसान नहीं है, वहां धाराएं, लहरें बहुत खतरनाक होती है। महासागर तो बहुत खतरनाक होता है, वहां मछली, ये छोटी मोटी नावों से मछली पकड़ना पॉसिबल नहीं होता, वहां तो बड़े जहाज ही चल सकते हैं। सागरों में, खाड़ियों में, इनमें ये मछुआरे छोटी मोटी नावों से पकड़ लेते हैं। तो क्या है कि सागर महासागर का हिस्सा होता है, लेकिन सागरीय इलाका जो होता है उसकी गहराई कम होती है, महासागर की गहराई अधिक होती है। दूसरी बात, सागर तट से लगता हुआ मिलेगा ज्यादातर, किससे, जमीन से लगता हुआ, तभी तो वो क्या है, उसकी गहराई कम होगी। भाई आप जैसे महासागर से, यहां महासागर है, मान लो ये हिंद महासागर है, यहां से ऊपर जाओगे तो जमीन के नजदीक वाला, जो जो जमीन के नजदीक वाली दिशा में जमीन की तरफ अपन जाएंगे तो उसकी गहराई कम होती जाएगी। तो जमीन के नजदीक वाले इलाके में तो गहराई और बहुत कम हो जाएगी, इसलिए उसको सागर कहा गया। और वही सागर यदि तीन और पानी से गिरा, जमीन से गिरा होता तो उसको खाड़ी कह देते हैं, जैसे इसको बंगाल की खाड़ी कहा गया। अगर ये तीन और जमीन से गिरी हुई नहीं होती, मान लो इधर भी पानी होता, तो फिर इसको सागर कहते हैं। यहां समझ गए ना, तो ये है इसका, और लोकेशन आप याद रखेंगे। अब अपने आ रही है, हमने आपको कहा था अभी कि पाम्बन द्वीप और राम सेतु, ये मैं अभी यहां क्लियर कर देता हूं। पाम्बन द्वीप और राम सेतु, अब ये राम सेतु, पाम्बन, ये क्या है, दोनों, ये दोनों भी क्या है, द्वीप है। बात करते हैं यहां, ये श्रीलंका इस जगह, ये श्रीलंका है, और ये आप सिचुएशन देख रहे हैं नीचे, इसको मैं यहां बड़ा करके बता देता हूं थोड़ा, तो आपके समझ में आ जाएगा पाम्बन द्वीप क्या है। है ना, ये भारत है, जिसे भारत का तमिलनाडु है, तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु राज्य है। अब यहां पे क्या है, तमिलनाडु, इस जगह है श्रीलंका। अब यहां श्रीलंका जहां है ना, यहां मामला क्या है,
ये श्रीलंका है, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे। ये भारत हो ही गया आपके, भारत है जिसका ये तमिलनाडु राज्य है। और यहां पर एक तो ये मन्नार की खाड़ी, ये है पाक की, पाक की खाड़ी है ना, पूरा लिखा नहीं गया है यहां पे। ये पाक की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी। बड़ा बनाना पड़ेगा, यहां नहीं रहा है, हटाओ इसको, दूसरा बना लें। ये श्रीलंका, श्रीलंका, और ये तमिलनाडु, भारत का एक राज्य, ये भारत है पूरा। यहां पर है ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और ये है आपके पाम्बन द्वीप, ये पाम्बन द्वीप। और ये जो आप देख रहे हैं ये है राम सेतु, ये राम सेतु है, ये पाम्बन द्वीप है। इसको आदम का पुल भी कहते हैं, आदम का पुल। ये आदम का पुल, ये पाम्बन द्वीप। और इधर चलेंगे ऊपर, पाक की खाड़ी। और ये जो इलाका है ये वाला, और ये कहलाती है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, पाक जल डबरू बत्ती।
पाक स्ट्रेट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। पाक जलडमरू मध्य, पाक इसको कहेंगे पाक स्ट्रेट, ये नाम भी है इसका, ये पाक जल संधि। अब इसको आप समझिए, देखो ये भारत का तमिलनाडु राज्य, इधर श्रीलंका अलग देश आ गया, दोनों दक्षिण एशिया के देश माने जाते हैं। अब यहां पे क्या पसरा मामला कि भारत और श्रीलंका के बीच में वैसे क्या है, ये पानी है पूरा, है ना। इस पानी को अलग अलग नाम दिया गया है। नीचे क्या है? हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये है ना इलाका, ये बंगाल की खाड़ी, इधर नीचे हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर आ रहा है, इधर अरब सागर है। तो ये जो यहां भी पानी है, इस हिंद महासागर का पानी है, लेकिन इसको अलग अलग नाम दिया गया है यहाँ पे। तो नाम कैसे दे रहे हैं कि ये श्रीलंका और भारत के बीच में यहां एक द्वीप है जिसको कहते हैं पांबन द्वीप, और इस पांबन द्वीप से आगे फिर तकिया मलनार है एक द्वीप श्रीलंका का, ये जो मैंने बता रखा है यहाँ ब्लैक शाही से, इसके और इस भारत के पांबन द्वीप के बीच में एक पुल बना हुआ है बिना चुने हुए पत्थरों का। ऐसे पत्थर रखे हुए जो पानी में तैरते रहते हैं। उस पुल को कहते हैं आदम का पुल, राम सेतु। कई लोग इसको प्राकृतिक पुल भी मानते हैं। और भारत का एक प्रमुख पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ रामायण, जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी, उसमें तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि इस पुल का निर्माण भगवान राम ने किया था श्रीलंका में जाने के लिए। क्योंकि श्रीलंका में सेना कैसे जाएगी, भगवान राम वगैरह ये सारे उनके सैनिक कैसे जाएंगे, वानर कैसे जाएंगे, तो वानरों ने इसका निर्माण किया था। रामायण तो ये कहता है, समझिए। तो ये कहलाता है राम सेतु। इस राम सेतु को भी द्वीप ही कहते हैं भूगोल की भाषा में। क्या कहेंगे? द्वीप है ये। चूंकि भाई वहां क्या है, आप संरचना देखेंगे कभी जाएंगे तो इस तरह है, जैसे ये तो पांबन द्वीप, और फिर ये ऐसे ये सेतु बना हुआ है, पानी ऊपर टुकड़े उसके, ये तो द्वीप टाइप हो गया ना ये पूरा। किसी पत्थर के ऊपर पानी है, किसी के ऊपर नहीं है, इस तरह ये राम सेतु। सेतु भाई चुना हुआ होता है एकदम। भाई पुल पे कभी पानी होता है क्या? लेकिन इस पुल पे तो पानी भी ऊपर, लहरों का पानी आता जाता रहता है, पानी ऊपर होके घूम जाता है। तो ये क्या है? बीच बीच में पानी है, जैसे यहाँ पानी है, फिर यहाँ पानी है, फिर वापस ये पत्थर आ गए ऊपर, फिर पानी है, फिर ये वापस पत्थर ऊपर आ गए, फिर पानी। इस तरह ये क्या द्वीप टाइप है, इसलिए इसको भूगोल की भाषा में द्वीप कहा गया। राम सेतु को क्या कहते हैं? द्वीप है एक तरह से, यानी द्वीप समूह है, कई द्वीपों का समूह है राम सेतु। और इसको आदम का पुल भी कहते हैं, है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से इसको क्या कहते हैं? आदम का पुल। राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और अब यहां पे ये समझो, ये तो पांबन द्वीप हो गया, और पांबन का ब्रिज है यहाँ। जैसे आप तमिलनाडु से जाओगे ना, पांबन का तो ब्रिज बना हुआ, शानदार ब्रिज, वो केची वाला ब्रिज है इसे, कि जैसे ट्रेन जाती है यहाँ पांबन पे, धनुषकोडी तक आगे नीचे। धनुषकोडी पड़ता है एक शहर इसका, पांबन द्वीप पे, ये लास्ट धनुषकोडी, उसके बाद फिर राम सेतु शुरू हो जाता है। तो वहां पांबन द्वीप को, इस पांबन द्वीप को जो तमिलनाडु से जोड़ने वाली रेलवे लाइन है, वो ऐसे है। ब्रिज कैसे बना है? ये ब्रिज बना है। अब जैसे जहाज को निकलना है, तो ये ब्रिज क्या ऐसे खुल जाएगा, क्या होगा? खुल जाएगा। अब इससे होकर जहाज निकल जाएगा। जब जहाज निकल गया, ट्रेन आ रही है, तो वापस ब्रिज को ऐसे जोड़ देते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। तो यहां पे क्या होता है कि आप समझ रहे हैं ना, ये पांबन द्वीप और ये तमिलनाडु, इसके बीच में पुल बनाया गया है आने जाने के लिए। तो ये पुल है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पांबन द्वीप का धार्मिक महत्व राम सेतु की वजह से तो है ही, एक दूसरा और भी है, रामेश्वरम, भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल। जो आप रामेश्वरम की बात करेंगे तो रामेश्वरम यही है, इस पांबन द्वीप पे। पांबन द्वीप पे लोग जाते हैं इसीलिए, इस रामेश्वरम की वजह से। तो क्या याद रखेंगे? रामेश्वरम भी इसी पांबन द्वीप पर ही है। ये रामेश्वरम पांबन द्वीप पे है। ये पांबन द्वीप है ना, तो ये रामेश्वरम है। यहाँ रामेश्वरम,
ये रामेश्वरम है, ये पावन द्वीप है पूरा, ये रामेश्वरम है। फिर इधर मतलब यह मानो आपकी रामेश्वरम थोड़ा यहां पड़ेगा, ये रामेश्वरम है, और यहाँ पे फिर धनुषकोडी है, फिर आगे राम सेतु शुरू हो जाता है। तो रामेश्वरम यानी पावन द्वीप पे क्या क्या है, एक तो रामेश्वरम भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल, और दूसरी बात यहां से इसके और श्रीलंका के बीच में फिर राम सेतु बना हुआ है, पावन द्वीप के और श्रीलंका के बीच में, है ना। तो ये एक बात ये हो गई। अब यहाँ खाड़ियों का सिस्टम समझो आप। तो ये देखो, ये पावन द्वीप है, बीच में ऐसे द्वीपों की श्रृंखला है ना। अब इधर पानी है उत्तर में, तो उत्तर का जो पानी वाला इलाका है उसको कहते हैं पाक की खाड़ी, और जो नीचे का पानी का इलाका है उसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, और फिर आ जाती है बंगाल की खाड़ी इधर। तो बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला एक जल क्षेत्र है, उसे कहते हैं पाक जल संधि। जल संधि या जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, जल संधि या जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, इसको समझो। ये पानी है ना, और ये भी पानी, इसको समझ लेना भी ध्यान से, कई जगह आएगा ये पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि एग्जाम में आ सकता है। ये पानी है, ये भी पानी है। ये जो पानी का इलाका है ना, ये क्या आगे ये डमरू की तरह हो गई, इसकी आकृति इस तरह होता है, ये डमरू हो गया ना, ये एक तरह से डमरू हो गया, बट डमरू टाइप ही हो गया ना ये पानी पूरा डमरू हो गया। तो ये जो बीच वाला इलाका है, यानी ये संकीर्ण पट्टी, संकीर्ण जलीय क्षेत्र, सकड़ा जल क्षेत्र, इन दोनों को मिला रहा है। ये कोई बड़ा सागर है, ये भी बड़ा सागर है, इन दोनों को मिलाने वाला, यानी दो सागरों को, बड़े जल क्षेत्रों को, बड़े जलीय भागों को मिलाने वाली संकीर्ण जल पट्टी जो होती है उसको कहते हैं जल संधि। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट, और हिंदी में एक दूसरा नाम हो रहा है इसका जल डमरू मध्य, क्योंकि डमरू की आकृति का होता है ये, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये कहलाएगी जल संधि, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, इसको जल संधि भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कि इसको स्ट्रेट, समझ गए ना। दो बड़े जल क्षेत्रों को मिलाने वाली संकीर्ण जल पट्टी, संकीर्ण जलीय क्षेत्र, वो कहलाता है जल संधि। अब ये समुद्रों में देखने मिलती है, ये ऐसा नहीं महाद्वीपीय इलाकों में जैसे दो झीलों को जोड़ रहा है कोई जल क्षेत्र, या नहर से दो झीलों को जोड़ दिया गया, दो जलीय क्षेत्रों को, दो जलीय क्षेत्रों को नहरों से जोड़ दिया गया, दो झीलों को जोड़ दिया गया। झीलें होती है लेक्स, दो लेक्स को मान लो जैसे उदयपुर में जोड़ा हुआ है नहरों के माध्यम से, तो ऐसा नहीं हुई वो भी जल संधि हो गई, वो जल संधि नहीं। जल संधि जो कंसेप्ट है वो समुद्रों के मामले में, महासागरों के मामले में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जल डमरू मध्य। अब यहां जो जल डमरू मध्य कौन सा बन रहा है, ये क्या, बंगाल की खाड़ी बड़ा जल क्षेत्र, इधर मन्नार की खाड़ी ये भी बड़ा जल क्षेत्र, पाक की खाड़ी ये भी बड़ा, दोनों मिलाकर बड़े जल क्षेत्र हो गए। इन दोनों को जोड़ने वाली ये संकीर्ण पट्टी है। यहां क्या है, ये संकीर्ण जल क्षेत्र है, और थोड़ी सी जगह है, ज्यादा नहीं है। मतलब यहाँ ये स्थिति है कि बड़े जहाज निकल नहीं सकते, यहाँ पे छोटे जहाज ही आ जा सकते हैं। यहाँ पानी एक तो क्या छिछला है, और फिर क्या मतलब सकड़ा भी है इलाका, तो बड़े जहाज यहाँ पास नहीं हो सकते। बड़े जहाज को जैसे मान लो मुंबई से कोई जहाज जा रहा है इधर म्यांमार की तरफ, तो फिर उसको पूरे श्रीलंका के चक्कर लगाते हुए जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ छोटे जहाज ही आ जा सकते हैं, समझ गए ना। तो क्योंकि इस पाक जल संधि में बड़े जहाज पास नहीं हो सकते, तो इसे पाक जल संधि कहते हैं, आप समझ गए। अब इसको याद कैसे रखना, और वहां एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत प्लस श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत, ये भारत है और ये श्रीलंका है, दोनों के बीच में है ना। ये स्थल भाग कौन से आ रहे हैं, इस पाक जल संधि के बीच में स्थल भाग, एक स्थल भाग ये श्रीलंका वाला, एक स्थल भाग ये। अगर श्रीलंका नहीं होता तो जल संधि बनती नहीं, फिर तो यहाँ पानी पानी होता, फिर जोड़ने वाली बात ही नहीं बनती,
है ना, जरूरत नहीं पड़ती जोड़ने की, जरूरत इसलिए पड़ रही कि यहां श्रीलंका आ रहा है, यहां इसका द्वीप और है, श्रीलंका का एक छोटा सा द्वीप यहां। तो छोटी सी, अच्छा भारत के भी कुछ यहाँ इलाका थोड़ा ऐसे बना हुआ है यहाँ, तो ये इसलिए मामला क्या फंसता है यहाँ भाई, किसी जोड़ने वाले की जरूरत पड़ रही है, चेन की जरूरत पड़ रही है, तो ये इसलिए इस एरिया को कहते हैं जल संधि, है ना। तो भारत और श्रीलंका के मध्य, ये भारत ये श्रीलंका। एक दूसरी बात हो गई मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी प्लस पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ये जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। एकदम याद रखेंगे इसको, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, यहां कंफ्यूज रहते हैं लड़के। ये पाक की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी, इन दोनों खाड़ियों को इस बंगाल की खाड़ी के पानी से जोड़ रहा है। ये जल संधि नहीं होती ना, बाय द वे यहां जमीन होती तो फिर ये जुड़ते नहीं इससे। बंगाली खाड़ी से जोड़ने का काम कौन कर रही है? ये पाक, ये जल संधि कर रही है, ये जलडमरू मध्य कर रहा है। एक पाक की खाड़ी, एक मन्नार की खाड़ी। अब एग्जाम में कई बार इससे भी पूछ लेते हैं सीधे ही कि चलो बताइए मन्नार की खाड़ी और हिंद इसको बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऐसे 3-4 जल संधियों के नाम आ जाएंगे, उसमें एक ये भी होगा पाक जल संधि। इसका नाम क्या है? जल संधि का नाम दी, प्रत्येक जल संधि का नाम होता है। बेरंग जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, ऐसे ही इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। समझ गए ना? तो ये पाक नाम रखा गया है। अब पाक क्यों रखा गया है? इसका मतलब ऐसा नहीं कोई पाकिस्तान से इसका संबंध है। पाक को अपन पाकिस्तान को शॉर्ट में पाक लिखते हैं, तो ये मत समझ जाना कि कोई पाकिस्तान का यहां से कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं उसका। दरअसल क्या है, भारत में 1750 के आसपास ये जो मद्रास है ना, तमिलनाडु क्या है, अंग्रेजों के समय मद्रास प्रांत के नाम से या मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। तो इस मद्रास प्रांत का एक गवर्नर हुआ करता था, रॉबर्ट पाक। तो उस पाक के नाम, उसका नाम ही पाक था, उस पाक गवर्नर का नाम पाक था ना, तो पाक के नाम से इसका, इस खाड़ी का नाम भी पाक कर दिया गया और जल संधि का नाम भी पाक कर दिया गया। यानी इनका नाम उस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान ही नामकरण हुआ था इनका, इसलिए इनका नाम पाक रखा गया, है ना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे वो द्वीप रखा गया ना, कौन सा, व्हीलर द्वीप, वैसे ही इसका नाम उस गवर्नर के नाम से रखा गया, इसलिए पाक बोलते हैं इसको। और नीचे मन्नार की खाड़ी है, तो आपसे पूछा जाएगा मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर को कौन जोड़, ये इसको बंगाल की खाड़ी को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो पाक जल संधि। और आपसे अब ये तो हो गई बात जल संधि की। अब एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि मन्नार की खाड़ी किन किन के बीच में स्थित है, या पाक की खाड़ी किन के बीच में स्थित है? तो पाक की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये फैक्ट भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी कहां है बताइए, पाक की खाड़ी कहां है? अब पाक की खाड़ी को इधर गुजरात के आसपास संभाल दें, या कच्छ की खाड़ी को कई बार पाक की खाड़ी मान लेते हैं, वो यहां पे ऑप्शन देगा, नक्शा बना दिया। चलो बताइए चारों की, यहां पे एक नाम यहां दे दिया ए, एक बी यहां दे दिया, एक सी दे दिया, एक डी दे दिया। चलो बताओ पाक की खाड़ी को कौन सा एबीसीडी में से कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? अब यहां कई लड़के यहां कर देंगे साहब पाकिस्तान नजदीक आ रहा नहीं इधर, तो यही होगी। यहां क्या लेना देना पाकिस्तान का, लेकिन यहां लेना देना वास्तव में नहीं है पाकिस्तान का, तो लेकिन फिर भी इसका नाम पाक है। पाक क्यों रखा गया है जो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखेंगे पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भाई ये दोनों आ गई ना, तो ये श्रीलंका और ये भारत, इनके बीच में स्थित है। ये फैक्ट याद रखेंगे। और जल संधि का याद रखेंगे बिल्कुल। पांबन द्वीप हो गया, आपके राम सेतु हो गया, आदम का पुल, और ये यहाँ पे रामेश्वरम हो गया। तो इसको इस तरह से ध्यान में रखना है।